हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 ईपीएस के चैप्टर नंबर 22 को करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 21 तक कर लिया था। तो इसमें जो भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका, जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको लेकर के आया हूँ और ये चैप्टर आज ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यूँ ही कोई 8 से 10 क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ आप इसी का नोट्स बना लीजिए, काफ़ी है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट कर दिए। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ये आपका चैप्टर नंबर 22 है। ठीक है, व्यवसाय में समृद्धि एवं विक्रय की संभावना एवं रणनीति। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है वो पहला, विकास एवं समृद्धि क्या है। विकास एवं समृद्धि क्या है, समझते हैं इसको। देखिए, जिस प्रकार एक बच्चा जन्म लेता है, जिस प्रकार बचपन में एक बच्चा जन्म लेता है और धीरे धीरे जवान होता है। जिस प्रकार एक बच्चा जन्म लेता है, छोटा बच्चा, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जवान होता है और फिर समाज में सारी विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, छोटा, तो धीरे धीरे जवान होता है। जवान होने के बाद समाज में जो भी परिस्थिति है, सब परिस्थिति से लड़ता है। ठीक है, यानी कंपटीशन करता है। ठीक उसी प्रकार एक उद्योग या व्यवसाय का भी जन्म होता है। ठीक उसी तरह से क्या होता है, जिस तरह से एक बच्चा जन्म होता है, ठीक उसी तरह से जब हम लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, एक बिजनेस का जन्म होता है। ठीक, और वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि अपना क्षेत्र बढ़ाते हैं। फिर एक दिन वह क्या होता है कि जवान हो जाता है। जवान होने का मतलब एक दिन क्या होता है, उस बिजनेस बड़ा हो जाता है, काफ़ी मार्केट में मतलब जम जाता है, तो वो क्या हुआ, बड़ा हो गया। ठीक, और विभिन्न उद्योग से मुकाबला करते हैं। बिजनेस का क्षेत्र बढ़ा कर दिया तो क्या होगा, सेम उसी टाइप का बिजनेस करने वाला के साथ मार्केट में टिके रहने के लिए तो क्या होगा, मुकाबला करना पड़ेगा। तो मुकाबला करते हैं, बुलंदियों की ओर चढ़ता है। मुकाबला करते हुए क्या होता है, बिजनेस जब बड़ा हो जाता है, क्षेत्र बड़ा करते हैं, तो और सब बिजनेस के साथ मुकाबला करते हैं। फिर मुकाबला करते हुए क्या होता है, बुलंदियों की ओर, मतलब ऊंचाई, और क्या होता है, बिजनेस प्रोग्रेस करता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकास एवं समृद्धि। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में फिर से समझो। देखो, विकास एवं समृद्धि किसको कहेंगे, तो जिस तरह से एग्जांपल के तौर पर समझो, जिस तरह से एक छोटा बच्चा पैदा होता है, वो धीरे धीरे जवान होता है। जवान होने के बाद क्या होता है, जो भी समाज का परिस्थिति है उनसे लड़ता है। ठीक उसी तरह से एक बिजनेस का भी जब स्टार्ट करते हैं तो पैदा होता है, लेकिन वो बिजनेस धीरे धीरे क्या होता है कि जवान होता है, यानी बड़ा होता है। फिर क्या होता है, वो मार्केट में जो भी अन्य बिजनेस है उनके साथ कंपटीशन करता है और उस पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, इसी को बोलेंगे विकास एवं समृद्धि। यानी बिजनेस स्टार्ट से लेकर उसको वृद्धि करना, बड़ा करना, मार्केट में कंपटीशन में लड़े रहना। ठीक है, विकास एवं समृद्धि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एवं समृद्धि के उद्देश्य क्या होता है। विकास एवं समृद्धि के उद्देश्य क्या है, निम्न है। पहला, नए परिवर्तनों को अपनाना। विकास एवं समृद्धि क्या होगा कि मार्केट में जो भी नया नया अपडेट होता है, नया नया मशीन आता है, उनको अपनाना पड़ेगा, तभी ना विकास करेंगे। पुराना तौर तरीका से आप बिजनेस करिएगा तो थोड़े प्रोग्रेस कर पाइएगा, नहीं। मार्केट में जो भी नया नया परिवर्तन आता है बिजनेस धंधा से, उसको अपनाना होगा। ठीक है, चलिए दूसरा है, बदलती हुई परिस्थितियों का सामना करना। देखिए, बदलती हुई परिस्थितियों का सामना करना मतलब ये हुआ कि जो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, इसके अलावा जो उपभोक्ता का रुचि, आदत, फैशन है, कस्टमर का जो भी डिमांड है, उनके अनुसार अपना जो वस्तु बना रहे हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन करते रहना, मॉडिफाई करते रहना। तीसरा है, बाज़ार में अपना अस्तित्व कायम करना। बाज़ार में अपना अस्तित्व कायम करना मतलब ये हुआ कि बाज़ार में अपना धात जमाना, बिजनेस को बढ़ावा करना। अगले है, बड़े पैमाने का लाभ उठाना। बड़े पैमाने का लाभ उठाने का मतलब ये हुआ कि अपना बिजनेस को थोड़ा बड़ा करना। ठीक है, लाभ कमाना, क्षेत्र को बड़ा करना, पहले छोटा था और बड़ा कर दिए। अगला है, कुछ विशिष्ट कर पाने की अभिलाषा करना। देखिए, कुछ विशिष्ट कर पाने की अभिलाषा करना मतलब ये हुआ कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी टाइप का और भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, तो उनसे थोड़ा स्पेशल कुछ देने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण क्या है। देखिए, आधुनिकीकरण मतलब क्या होता है, मॉडिफाई। ठीक है, क्या होता है आधुनिकीकरण, तो समय के साथ साथ दौर में बने रहने के लिए, समय के साथ साथ दौर में बने रहने के लिए उत्पादक को ग्राहकों की आदत, रुचि, फैशन को ध्यान में रखते हुए अपनी वस्तु का रंग, रूप, आकार तथा किस्म में परिवर्तन करना ही आधुनिकीकरण कहलाता है। देखिए, आधुनिकीकरण किसको कहेंगे, समय के साथ साथ। ठीक है, समय के साथ साथ कस्टमर का आदत, रुचि, फैशन के अनुसार जो माल बना रहे थे उसमें परिवर्तन करना आधुनिकीकरण कहलाएगा।
यानी माल बनाने का जो पुराना तकनीक था, पुराना क्वालिटी का माल बनना था, ठीक है। अब क्या होता है, कस्टमर का हमेशा आदत चेंज रहता है, पसंद चेंज होता है, तो कस्टमर की आदत, रुचि, फैशन के अनुसार जब एक बिजनेसमैन अपने वस्तु को तैयार करता है तो इसको बोलेंगे आधुनिकीकरण, यानी कस्टमर के पसंद के अनुसार, ठीक है। चलिए, अर्थात नए नए तकनीकों से अपने वस्तु का निर्माण करना, नया नया टेक्नोलॉजी लगा करके वस्तु का निर्माण करना आधुनिकीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विस्तारीकरण क्या है? तो एक सफल साहसी या व्यवसायी बार बार अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है। एक सफल बिजनेसमैन मतलब जो काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी बिजनेस को बड़ा कर लिया है, ठीक है। तो एक सफल बिजनेसमैन या साहसी क्या करता है, बार बार वो अपने बिजनेस को मॉडिफाई यानी विस्तार करने का, यानी अपना क्षेत्र को बढ़ाने का, यानी नेशनल लेवल में माल बेचा तो इंटरनेशनल लेवल में भी बेचने का प्रयत्न करता है, ठीक है। और अधिक उत्पादन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए क्या होता है, नई नई मशीनें लगाता है, और अधिक माल बेचने के लिए नई नई शाखाएँ खोलता है। जब एक क्या होता है, एक सफल उद्यमी या उद्योगपति क्या करता है कि अपना व्यवसाय का विस्तार करने के लिए क्या करेगा, वो नया नया मशीन लगाएगा, और अधिक से अधिक माल बेचने के लिए क्या करेगा, नया नया ब्रांच खोलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार उसके व्यवसाय की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। जब नया नया ब्रांच खुलेगा तो क्या होगा, माल ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए नया नया ब्रांच खुलेगा, यानी इस तरह से क्या होता है, उसका बिजनेस का कैपेसिटी बढ़ता है, ठीक है। उत्पादन करने का कैपेसिटी भी बढ़ता है, और माल को विक्रय करने की भी क्षमता बढ़ती है। माल बेचने का क्षमता भी बढ़ेगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो। जैसे हम लोग क्या करेंगे, विस्तारीकरण, यानी शॉर्टकट में समझो, विस्तारीकरण का मतलब क्या हुआ, अपना बिजनेस जो छोटा स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग में, उसको धीरे धीरे बड़ा करना विस्तारीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। आगे समझते हैं कि विविधीकरण क्या है, ठीक है। विविधीकरण क्या है? तो जब कोई व्यवसाय अथवा संस्था किसी एक वस्तु का उत्पादन करता है, जब कोई व्यवसाय अथवा संस्था किसी एक वस्तु का उत्पादन करता है और बाजार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपने उत्पाद से संबंधित एक से अधिक वस्तु का उत्पादन करने लगता है, तो इसे विविधीकरण कहते हैं। समझिएगा, विविधीकरण किसको कहेंगे? जब कोई व्यवसाय अथवा संस्था किसी वस्तु का क्या करता है, उत्पादन करता है, और बाजार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जब कोई उत्पादन करता किसी वस्तु का उत्पादन करने लगता है और बाजार का वर्तमान स्थिति देख करके, मतलब बाजार में किस टाइप का माल ज़्यादा बिकने वाला है, उसको देखते हुए अपने उत्पाद से संबंधित, अपने प्रोडक्ट से संबंधित एक से अधिक वस्तु का उत्पादन करने लगता है, तो इसे विविधीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में है अगला पॉइंट। जैसे LG कंपनी ने टीवी उत्पादन से कंप्यूटर, फ्रिज, LG कंपनी क्या किया, सबसे पहले टीवी उत्पादन किया, फिर कंप्यूटर उत्पादन किया, फिर फ्रिज उत्पादन किया, उसके बाद क्या करा, वाशिंग मशीन तक बनाने लगा, ठीक है। ये सब क्या बोलते हैं, विविधीकरण हो गया। मतलब पहले एक वस्तु का उत्पादन कर रहे थे, अब उसी से रिलेटेड बहुत सारा वस्तु का उत्पादन कर रहे थे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक, LG कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक का सबसे पहले टीवी का आविष्कार किया, टीवी बनाने लगा, बेचने लगा, ठीक है। उसके बाद होते होते इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित और बहुत सारा सामान बनाने लगा है अभी LG कंपनी का। इसको क्या कहेंगे, विस्तारीकरण, मतलब अपना बिजनेस को बढ़ा दिया, ठीक है। एक वस्तु का पहले उत्पादन कर रहे थे, अभी बहुत सारा वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसी टाइप का, तो इसी को तो बोलेंगे विविधीकरण, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधीकरण के प्रकार बताइए। विविधीकरण कितने प्रकार के होते हैं, यानी अपना बिजनेस को जो विस्तार करेंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो समझिए आगे कि क्षैतिज विविधीकरण, ठीक है। विविधीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिए, पहला क्षैतिज विविधीकरण, दूसरा उदग्र विविधीकरण, ठीक है। तीसरा संघीय विविधीकरण, चौथा संकेंद्रीय विविधीकरण, ठीक है। ये विविधीकरण का प्रकार हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। प्रतिस्थापीकरण क्या है? प्रतिस्थापीकरण क्या है? तो जब साहसी या उद्यमी को ऐसा लगने लगे, जब कोई साहसी यानी बिजनेसमैन या उद्यमी को यानी उद्योगपति को ऐसा लगने लगे कि अब वर्तमान उत्पाद का कोई भविष्य नहीं है, जब किसी उद्योगपति को, जब किसी बिजनेसमैन को ऐसा लगने लगे कि हम जो माल मार्केट में बेच रहे हैं इसका अब उतना फ्यूचर रहा नहीं, ठीक है, तो वर्तमान उत्पाद को नई तकनीक से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी जब एक उद्योगपति लगता है कि हम जो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसका मार्केट में और फ्यूचर नहीं है, अब इसका डिमांड है ही नहीं, तो क्या करते हैं, अपने वस्तु को जो भी वस्तु बना रहा था उसका टेक्नोलॉजी जो बनाने का तौर तरीका था उसमें थोड़ा विस्तार कर देता है, बदल देता है, ठीक है, जिसे प्रतिस्थापीकरण कहते हैं, ठीक है। अब जैसे समझते हैं, इसका नहीं समझ में आया तो जैसे समझिए। जैसे
स्याही वाला कलम के स्थान पर क्या हुआ, पहले क्या हुआ, स्याही वाला कलम बिकता था, जब लगा बिजनेसमैन को नहीं अब इसका फ्यूचर है नहीं मार्केट में, ठीक है, इसका डिमांड खत्म हो गया, तो उसके स्थान पर क्या किया, बॉल पेन का उत्पादन कर दिया। बना रहा था वो, पहले भी पेन बना रहा था, ठीक है, पहले भी बना रहा था, लेकिन स्याही वाला बना रहा था। अब क्या किया, ज़माने के अनुसार ढलने के लिए उसमें बॉल पेन का आविष्कार कर दिया, इसको बोलेंगे विभेदीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्थापन के लाभ बताया। देखिए प्रतिस्थापन का लाभ क्या क्या होगा, तो पहला, अपने उद्यम यानी उद्योग की गिरती हुई सारत, ठीक है, एवं उसमें नए सिरे से जान डालना। देखिए प्रतिस्थापन का उद्देश्य क्या होता है, प्रतिस्थापन से लाभ क्या होता है। देखिए प्रतिस्थापन के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी उद्योग धंधा डूबने वाला है, ठीक है, उसमें क्या करता रहता है उसी से रिलेटेड, लेकिन उसमें थोड़ा मॉडिफाई कर देता है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि पहले स्याही वाला चल रहा था कलम, ठीक है, जब बिजनेसमैन को लगा नहीं इसका मार्केट में डिमांड है नहीं, तो उसके साथ में क्या किया, कलम ही रहा, वो कलम ही फैक्ट्री रहा, लेकिन उसको बॉल पेन में कन्वर्ट कर दिया। इसी को बोलेंगे प्रतिस्थापन। अब ये जो प्रतिस्थापन हुआ इसका लाभ क्या है, तो देखिए इसका प्रतिस्थापन का लाभ सबसे पहली बात ये हुआ कि जो भी गिरती हुई बिजनेस था, जहाँ लगता था बिजनेस अब डूब गया, ठीक है, उसको उठाने के लिए प्रतिस्थापन कर दिया, ठीक है। चलिए दूसरा है, प्रतिस्थापन लागू करके उद्यमी बाजार में अपने आप को जीवित रखने में सफलता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे हम कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इसमें मार्केट में फ्यूचर नहीं, स्टूडेंट कॉमर्स नहीं ले रहा है और हमको टीचिंग लाइन में ही रहना है, तो हम क्या करेंगे, आर्ट्स भी पढ़ाने लगेंगे, साइंस भी पढ़ाने लगेंगे। हम क्या किया, टीचिंग लाइन में ही है, लेकिन कॉमर्स को हम साइड कर दिए क्योंकि कॉमर्स का डिमांड है नहीं, ठीक है, मार्केट में जहाँ तक देखिए डिमांड नहीं है, तो उसको हम साइड करके क्या किए, पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन आर्ट्स और साइंस स्टार्ट कर दिए, 9-10 भी स्टार्ट कर दिए, तो इसी को बोलेंगे प्रतिस्थापन, ठीक। बंद नहीं करना अपना बिजनेस को, चेंजिंग कर देना थोड़ा बहुत, प्रतिस्थापन करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, उपभोक्ता के अनुसार माल का उत्पादन करना। कस्टमर का देखिए प्रतिस्थापन का लाभ ये होता है कि कस्टमर जिस वस्तु का डिमांड कर रहा है, जो कस्टमर का रुचि है, फैशन है, जो वस्तु को खरीदना चाहता है उसी वस्तु का निर्माण करेंगे, ये लाभ हुआ प्रतिस्थापन का। अगला है कम से कम लागत पर वस्तु का निर्माण करना। प्रतिस्थापन का लाभ मतलब क्या हुआ, प्रतिस्थापन क्यों करते हैं, तो कम से कम लागत पर हम कस्टमर को वो माल अवेलेबल करवाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोपीकरण क्या है। विलोपीकरण, विलोप मतलब क्या होता है, छूट जाना। क्या होता है विलोपीकरण, तो आंसर है विलोपीकरण बाह्य रणनीति है। विलोपीकरण क्या है, एक बाह्य रणनीति है जिसमें 2 या 2 से अधिक उपक्रम आपस में मिलकर एक बड़ा उपक्रम का निर्माण करता है। विलोपीकरण क्या है, एक बाह्य रणनीति है जिसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक उपक्रम जो है आपस में मिलकर के 2 या 2 से अधिक छोटा उपक्रम आपस में मिलकर के एक बड़ा उपक्रम का निर्माण कर देता है। अर्थात कह सकते हैं कि एक ही प्रकृति के 2 या 2 से अधिक, एक ही प्रकृति मतलब एक ही टाइप का, एक ही प्रकृति के 2 या 2 से अधिक उपक्रम आपस में मिल जाते हैं या फिर कोई बड़ा उपक्रम किसी छोटे उपक्रम को अपने साथ मिला लेता है, तो इसे विलोपीकरण कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक उपक्रम आपस में मिल जाते हैं या फिर एक बड़ा उपक्रम अपनी ही तरह बिजनेस करने वाला दूसरा छोटा उपक्रम को खरीद लेता है, तो इसको बोलेंगे विलोपीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, संयुक्त उपक्रम किसे कहते हैं, तो जब कोई उद्यमी या साहसी किसी कार्य को अकेले कर पाने में सक्षम नहीं होता है। संयुक्त उपक्रम किसको कहेंगे, जब कोई साहसी यानी जब कोई बिजनेसमैन, जब कोई उद्योगपति अकेले किसी काम को नहीं कर पा रहा, कंप्लीट नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो वह दूसरे अन्य साहसियों के सहयोग से कार्य को पूरा करता है। जब कोई उद्योगपति मान लो कि बहुत सारा डिमांड आ गया, ऑर्डर आ गया, उसको हम अकेले पूरा नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे उपक्रम या साहसी का हेल्प लेना होगा, ठीक है। यह एक तरह की साझेदारी होती है, खुद से नहीं कर पाया, ओवरलोड हो गया काम का, दूसरे को पार्टनर में बना लेंगे, ठीक है। साझेदारी होती है, लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों में काफ़ी अंतर है। साझेदारी लंबे समय के लिए होते हैं, ठीक है, साझेदारी क्या होता है, लंबे समय के लिए होते हैं, लेकिन संयुक्त उपक्रम क्या होता है, कार्य पूरा होने के बाद स्वतः ही खत्म हो जाता है, ठीक है, समझिएगा। देखिए संयुक्त उपक्रम किसको कहेंगे, जब कोई साहसी या उद्योगपति किसी काम को, किसी ऑर्डर को खुद से पूरा नहीं कर पाता है, तो ऐसे में क्या होता है, वो दूसरे फैक्ट्री का, दूसरे उद्योगपति का हेल्प लेकर के उस ऑर्डर को पूरा करता है, इसको बोलेंगे संयुक्त उपक्रम। देखिए संयुक्त उपक्रम और साझेदारी में काफ़ी अंतर है। साझेदारी में क्या होता है, लंबे समय के लिए चलता है, ठीक, और प्रॉफिट में 50-50 होता है, लेकिन संयुक्त उपक्रम में ऐसा नहीं है। संयुक्त उपक्रम में क्या होता है, किसी वस्तु को कोई ऑर्डर पूरा करने के लिए सिर्फ पार्टनर बनाए, जैसे ऑर्डर पूरा होगा ये
अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया संयुक्त उपक्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंचाइजी क्या है। ठीक, तो फ्रेंचाइजी एक प्रकार की ठेकेदारी व्यवस्था है। फ्रेंचाइजी क्या, एक प्रकार का ठेकेदारी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक फुटकर व्यापारी एक निर्माता के साथ, फ्रेंचाइजी क्या है, तो फ्रेंचाइजी एक प्रकार का ठेकेदारी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक फुटकर व्यापारी, फुटकर ठीक है मतलब रिटेलर सब, ठीक है, एक फुटकर व्यापारी क्या होता है, एक निर्माता के साथ एक समझौता करता है उत्पाद के माल अथवा सेवाओं का विक्रय का एक निश्चित फीस और कमीशन के बदले करने का। ठीक है, देखिए एक समझिए एक चीज़, देखो ठेकेदारी किसको कहेंगे, फ्रेंचाइजी किसको कहेंगे, तो फ्रेंचाइजी एक प्रकार का क्या है, ठेकेदारी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत क्या करता है, एक फुटकर व्यापारी एक मैन्युफैक्चरर कंपनी से एक समझौता करता है उसका माल बेचने का। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक मैन्युफैक्चरर कंपनी हूँ, ठीक है, मैं एक मैन्युफैक्चरर कंपनी हूँ। अब हम अपना माल बेचने के लिए क्या किए, किसी भी आदमी को पकड़े, उनको बोले कि फ्रेंचाइजी आप खुलवा दीजिए, फ्रेंचाइजी खोल दीजिए और मेरा माल सेल करने का काम कीजिए आप एजेंट के रूप में। आप जितना भी माल बेचेगा हम उस पर आपको कमीशन देंगे, इसी को बोलेंगे फ्रेंचाइजी। ठीक है, चलिए आगे है उप ठेकेदारी क्या होता है। उप ठेकेदारी क्या होता है, तो जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के से एक निश्चित अवधि में कोई काम करने का करार करता है तो इसे ठेका कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अथवा संस्था किसी दूसरे व्यक्ति अथवा संस्था से एक निश्चित अवधि में किसी काम को करने का करार करता है, वादा करता है, तो इसे ठेका कहते हैं। और जो व्यक्ति ठेका लेता है, जो व्यक्ति ठेका लेता है उसे ठेकेदार कहते हैं। जो व्यक्ति ठेका लेगा उसे ठेकेदार कहेंगे। ठीक है, अब वह ठेकेदार किसी तीसरे व्यक्ति या संस्था से कुछ पाठ पुर्जे या सामग्री तैयार करने के लिए आदेश देता है तो उसे उप ठेकेदारी कहते हैं। समझिए, जैसे मान लो कि हम किसी व्यक्ति से बिल्डिंग बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट लिए तो हम हो गए कॉन्ट्रैक्टर। अब हम क्या किए, इस बिल्डिंग बनाने का काम किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए। तो हम जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को इस काम को करने के लिए दे बिल्डिंग बनाने का, तो उसको बोलेंगे उप ठेकेदारी। क्या कि मेन ठेकेदार हम, ठीक है, हम दूसरे को दे दिए तो उसको बोलेंगे उप ठेकेदारी। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आगे है समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व अथवा घटक बताएं। समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व अथवा घटक, अभी पढ़े थे हम लोग विकास में समृद्धि, उसको प्रभावित करने वाला तत्व अथवा घटक क्या है, तो पहला प्रतियोगिता। देखिए प्रतियोगिता तो होगा, कंपटीशन तो होगा ही मार्केट में, ठीक है, ये तो समृद्धि को प्रभावित करता है, विकास को। दूसरा है तकनीकी परिवर्तन, अगर टेक्नोलॉजी में परिवर्तन नहीं आएंगे तो फिर विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये प्रभावित होता है इससे। अगला है उपभोक्ता की प्रवृत्ति। उपभोक्ता की प्रवृत्ति यानी उपभोक्ता किस टाइप का माल खरीदना चाहता है उसके अनुसार बनाइए। अगले सृजनशीलता, उसके बाद नवप्रवर्तन। नवप्रवर्तन मतलब नया नया बिजनेस में कुछ नया लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहीं तक ये आपका चैप्टर नंबर 22 कंप्लीट होता है। तो जो भी इसका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने इस वीडियो में कर लिया। बस यहीं तक ये वीडियो कंप्लीट होता है, ये चैप्टर। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल में पढ़े हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।